हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का ये बुक पूरा कवर कराऊंगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन 2018 से अभी तक पूछे गए हैं मेंस के एग्जाम में, चाहे वो जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए उसी में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और आज जीएस 3 देखते हैं, जो कि 2021 का पेपर हुआ था जीएस 3 का। उसको आज हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जीएस 3 आ चुका है। और एक और बात बता दूं, अगर आप मेंस तैयारी करोगे ना यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रीलिम्स ना 60% तैयार हो जाएगा। और मेंस तैयारी करने से पहले आपको पीवाई क्यू जरूर देख लेना चाहिए, जो भी 5-7 साल की पीवाई क्यू हैं। और इसी प्रयास में ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आप तक ये सारी वीडियोस पहुँच जाएंगी, तो आपको एक डेफिनेटली फ्लो में आप इसमें आ जाओगे कि भाई ठीक है, आपको वीडियोस मिल रही हैं, जीएस की तैयारी आपकी हो रही है, तो साथ में आपका प्रीलिम्स का भी तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार और कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड इसमें सरकार जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रही है। देख सकते हैं कैसे लिखना है इसको। सो डिजिटलाइजेशन इज न्यू एज गवर्नेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, एक कोटेशन से स्टार्ट किया गया है, दैट डिजिटलाइजेशन इन न्यू एज गवर्नेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि भाई डिजिटलाइजेशन जो है एक नया एज का गवर्नेंस है मॉडर्न वर्ल्ड में। और डिजिटलाइजेशन होने से डिजिटल सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की, अगर आम जनता तक पहुंचती है तो बड़ी आसानी से पहुंचती हैं, और बहुत सारे बेनिफिशियरी जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि डिजिटल इंडिया इज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ए विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए एक विजन है और उस विजन पे काम चल रहा है। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट कवर्स मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज कवर होती है, सबको डिजिटाइज किया जा रहा है। इट वीव्स टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स into a single comprehensive vision, so that each of them can be implemented as part of larger goal। ठीक है, ठीक है। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट कवर्स मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली, एंड इट वीव्स, एक जाल के जैसा ये बनाता है किस चीज़ का, तो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स का इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव विजन, सो दैट ईच ऑफ देम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ लार्जर गोल। It was started in 2015, of course, after coming of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो 2014 में आई थी बीजेपी के बाद ही स्टार्ट किया गया था। बीजेपी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डाइटी जो है एनआईटी इज ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। तो ये एक फैक्ट अच्छा है, अगर आप डाल देते हैं तो इससे एग्जामिनर जो है आपको नंबर देता है ऐसे फैक्ट से। ठीक है, दैट इट वाज स्टार्टेड इन 2015 एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है इसका ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। अब डिजिटल जो इंडिया मिशन है उसके 9 पिलर्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। 9 पिलर्स मतलब किस किस फील्ड में काम होगा। तो ई गवर्नेंस की प्रोविजन की जाएगी, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा गवर्नेंस को, ई गवर्नेंस। ठीक है, नंबर 1, पिलर नंबर 1 इज ई गवर्नेंस। पिलर नंबर 2 इज ब्रॉडबैंड हाईवेज। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवेज मतलब कि ब्रॉडबैंड मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिजिटाइज करोगे, कैसे डिजिटाइज करोगे, इंटरनेट की फैसिलिटी गांव गांव तक पहुंचानी है। एंड इसमें एक बहुत बड़ा कदम है इनिशिएटिव भारत नेट। भारत नेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिकल फाइबर हर गांव गांव में पहुंचाने की एक पहल है। सो ब्रॉडबैंड हाईवे एंड आईटी फॉर जॉब्स। ठीक है, आईटी फॉर जॉब्स, जॉब्स की क्रिएशन की जाएगी आईटी सेक्टर में। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक है, इसका एक और पिलर, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, आईटी फॉर जॉब्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, सबके पास
मोबाइल कनेक्टिविटी की फैसिलिटी हो जाए, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स लाइक पीएम वानी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स एंड ई क्रांति दैट इज डिजिटल सर्विसेज। तो देखो ई गवर्नेंस, ई क्रांति, ब्रॉडबैंड हाईवे, आईटी फॉर जॉब्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सल एक्सेस टू mobile connectivity, of course, public internet access programs like PM Wani, early harvest programs and E-Kranti that is digital services। ये 9 पिलर्स पे जो है आपका जो है ये बिल्कुल बेस्ड रहेगा ये पूरा जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ठीक है। ओके, सो डिजिटल एंड ऑब्लिक कैशलेस पेमेंट, यूपीआई, ई केवाईसी, ई नाम, फास्टैग, डिजी लॉकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, भारत नेट प्रोजेक्ट्स आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब यूपीआई ने तो क्रांति ला दिया ना यार, मतलब कि यूपीआई एक विजन था और आज के डेट में वो विजन जो है वर्ल्ड देख रहा है एंड वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया कि भाई हमें भी ये सर्विस दे दो। ठीक है, डिजिटल कैशलेस पेमेंट यूपीआई हो गया है ना, ई केवाईसी, इतना आसान पेमेंट कर दिया गया है कि आप मोबाइल नंबर किसी का भी डाल के आप पैसा ट्रांसफर कीजिए, ट्रांजेक्शन कीजिए, जो भी करना है, ई केवाईसी हो जाती है, ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं, फास्ट टैग है। आप पहले रुकते थे जहाँ भी चेक पोस्ट होता है, जहाँ भी जो आप कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे का जो टोल बैरियर आता था, टोल प्लाजा आता था, आप रुकते थे वहाँ पे, फिजिकली कैश दे के आप ट्रांजेक्शन कराते थे। फास्टैग में आप गाड़ी मूव कीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक जो चार्ज है बन जाएगा। डिजी लॉकर, अब कुछ लोग कहेंगे फायदे घाटे, वो तो अलग बात है। डिजी लॉकर, आप अपने सारी चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप डिजी लॉकर में जोड़ सकते हैं। डीबीटी हो गया, भारत नेट हो गया, एंड दे आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ओके, ऑन द लुकाने साइड, लाइक उने साइड, मतलब अगर आप नेगेटिव साइड में जाएंगे, स्टिल प्रॉब्लम्स लाइक पुअर एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम डिजिटल इंडिया मिशन तो देख रहे हैं, स्टिल मच ऑफ द पीपल, बहुत एक नंबर है डिजिटल डिवाइड से सफ़र कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको टेक्नोलॉजी के, जो लोग थोड़े पुअर हैं इस तरीके के और रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड डेटा प्राइवेसी। अब क्या होता है ना कि जितना आप हर एक डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है एक ट्रेल छोड़ के जाता है, और वो ट्रेल जो है ना, हर एक डिजिटल आपका सर्च, हर एक डिजिटल ट्रांजेक्शन आपका जो है, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो है, जायंट टेक कंपनियां, उनको एक डेटा देती हैं कि आपके किस में इंटरेस्टेड हो, तो आपको वही चीज़ दिखाई जाती है जो आपने सर्च करी। इस तरीके की चीज़ें, डेटा प्राइवेसी भी होती है, हमारे डेटा को कई बड़ी बड़ी कंपनियां चुरा लेती हैं। डिजिटल डिवाइड यानी कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन तक मोबाइल ही नहीं पहुंचा, इंटरनेट ही नहीं है, तो वो डिजिटल डिवाइड से सफ़र करते हैं। एक तरफ जो है डिजिटल डिवाइड में ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, डिजिटली सारा चीज़ एम्पावर्ड है, बट एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी डिजिटल की नहीं है। पुअर क्वालिटी एंड लोकल लैंग्वेज कंटेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है जो डंप किया जा रहा है इंटरनेट पे, पुअर क्वालिटी एंड लोकल लैंग्वेज कंटेंट, ये बहुत एक प्रॉब्लम है। हर बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाता, और पुअर क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करके आपका जो है ग्रोथ भी पुअर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे कंटेंट इन पोर्टल्स एंड डायनेमिक साइबर स्पेस प्रॉब्लम, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके से नीडेड टू बी एड्रेस्ड मोर रोबस्टली टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया 400, डिजिटल इंडिया 400, 4.0 होना चाहिए, ये 400 क्यों दे रहा है, एंड देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियंस सक्सेस स्टोरी एंड फुलफिलिंग द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी बनाने में काम आएगा, तभी आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हालांकि वी आर सक्सेसफुल इन लॉट ऑफ एक्सपेक्ट, बट देर आर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स टू बी सॉल्व, ताकि इसको मोर सक्सेसफुल और एक्सेसिबल बनाया जा सके। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है भाई, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि वी कंसीडर वर्ल्ड इज वन मार्केट, ठीक है, वन मार्केट जहाँ पे हर कंट्री एक्सेस कर पाती है। डब्ल्यूटीओ को बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन करने में, है ना। तो एग्जामिन द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के को एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन करना है तो आप पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों जो है आप देखेंगे, बट हमें किस चीज़ पे, कौन से फोकस पे ध्यान देना है, तो वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट उस पर क्या हो रहा है।
सो देख सकते हैं, पहले तो हम बता देंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन एमंग कंट्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रैपिड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन है एमंग कंट्रीज। इट मेक्स द वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, ये क्या करता है, ये वर्ल्ड को मोर एक्सेसिबल बनाता है सबके लिए। सो ग्लोबलाइजेशन, वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू a process of rapid economic, cultural and industrial integration among countries. It makes the वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, ये तो करता ही करता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, ऑफ रैपिड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन एमंग कंट्रीज। इट मेक्स द वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। नेक्स्ट जो अब हम कोर अपने उस पे आ जाएंगे, थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में, फिर हम अपने कोर इम्पैक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, वही जो मैं बोल रहा था, उसके बाद कंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्ड आंसर दोगे ना, तो देखो जी, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर देना होता है वहाँ पे, तभी नंबर मिलेंगे। अंड बंड कुछ भी बोल बच्चन करके चले आओगे तो बात बनेगी नहीं। यहाँ पे देखिए, आफ्टर 40 years ऑफ इंडिया become as a republic, it started its journey of globalization via ardent LPG reform, that is liberalization, privatization and globalization। ये रिफॉर्म हमने तब स्टार्ट किए when we were suffering from twin balance it twin crisis, like we were suffering from the financial crisis। एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा था, और दूसरी तरफ जो है हमारा जो है महंगाई बढ़ रही थी, तमाम दिक्कतें आ रही थी, तो हम बहुत सारे दिक्कतों से जूझ रहे थे। हमारे पास जो है, वी वेर ओनली हैविंग दैट मच, कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, कि हम 15 दिन का ही अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते थे। एंड इंडिया इज बेसिकली, इंडिया नीड्स लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेक फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ परचेजिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। खरीदते हैं ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो हमारा तो बहुत सारा इंपोर्ट तो वहीं पे खर्चा हो जाता है ना। हमारे पास मात्र 15 दिन का बचा था, तो हम आईएमएफ के पास गए थे, एंड आईएमएफ ने हेल्प करी थी, बट सब्जेक्ट टू, कंडीशन लगाया था कि आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आएंगे, एंड बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए थे। तो वही हमने 1990s में शुरुआत किया था, थैंक्स टू श्री मनमोहन सिंह जी, लेट मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उनका ही ये ब्रेन चाइल्ड था। And we started manifesting whole world as global village. Okay, so after 40 years of India become as a republic, it started its journey of globalization via ardent LPG reforms in 1990s and started manifesting whole world as a global village। ठीक है, तो हमने वो शुरू कर दिया। While all jobs with specific working hours, regular wages and assured workers job along with licensed organizations comes under the formal sector in India। ठीक है, हमारे यहाँ जो है देखो, दो तरीके की जो है सेक्टर्स काम करते हैं। अगर वर्किंग में काम देखोगे तो एक तो है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे योर यू फील दैट योर जॉब इज सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी होती है नंबर वन। दूसरी होती है सोशल सिक्योरिटी मिलती है आपको, मीन्स आपको आपका पीएफ कटता है, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, तमाम चीज़। एंड हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, बट वहीं पे इनफॉर्मल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो वही कह रहा है कि वाइल ऑल जॉब्स विद स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, रेगुलर वेजेस एंड एश्योर्ड वर्कर्स जॉब्स along with licensed organizations comes under the formal sector in India। बट एक कह सकते हैं कि एक सेक्टर ऐसा भी है जो इनफॉर्मली काम करता है। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिनके वर्किंग आवर फिक्स होंगे, वर्किंग आवर बिल्कुल आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें आप साइन करोगे उसको, बिल्कुल आपको पता होगा कि मुझे इतने घंटे काम करने हैं तो इतने घंटे काम करने हैं। कभी कभी काम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो अलग बात है, फिर भी आप मना कर दोगे, ओवर टाइम का पैसा लोगे। एंड जॉब सिक्योरिटी रहेगी, एश्योर्ड वर्कर्स जॉब होता है, इसमें वेजेस रेगुलर रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी दिया कभी नहीं दिया। ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड लाइसेंस होगा, तो ये फॉर्मल सेक्टर में आता है। अब हम देख लेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका जो है इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर पे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट के देख लेंगे। सो इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर, सबसे पहले देखेंगे नंबर वन।
तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन लेड टू सर्ज इन एम्प्लॉयमेंट विथ ओपनिंग ऑफ एसीजेट्स। एसीजेट क्या होते हैं? एसीजेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा जब एसीजेट्स खुले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ये ऐसे मतलब एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत सारी जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सब्सिडी एंड फैसिलिटीज़ मिलती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर कर देती है। यहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टाइप की चीज़ें होती हैं और बहुत वाइड स्प्रेड यहाँ पे आपको स्कोप मिलता है एम्प्लॉयमेंट का। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से एसीजेड खुले, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खुले, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, न्यू कंपनीज वाया एफडीआई, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आपने क्या कर लिया? ग्लोबलाइजेशन किया। ग्लोबलाइजेशन किया तो फॉरेन की जो कैपिटल है आपने अलाउ कर दिया इंडिया में। अब एफडीआई का मतलब है कि कोई फॉरेन की कोई इन्वेस्टर है एंड ही वांट टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी ऑफ इंडिया, सो सर्टेन अलाउड एफडीआई के नॉर्म्स के तहत ही कैन इन्वेस्ट। एंड उसकी वजह से न्यू कंपनी जो है एफडीआई के तहत जो है, न्यू कंपनीज वाया एफडीआई गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड मेनी एवेन्यूज। तो उसकी वजह से भी फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से। गवर्नमेंट रिलैक्स सर्टेन कंपल्सरी नॉर्म्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर टू एक्सटेंड जॉब्स टू लोकल्स। ये भी बात अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया सर्टेन कंपल्सरी नॉर्म्स, जो कि पहले हुआ करते थे। कंपल्सन था कि आपको ये कंपनी खोलनी है प्राइवेट सेक्टर को, तो ये करना होगा, ये करना होगा, ये बातें करनी होंगी, इतना सिक्योरिटी देना होगा। तो इससे दिक्कत आती थी प्राइवेट सेक्टर को। रेड टेपिज्म भी कहते हैं इसको। इतने ज़्यादा जो है लाइसेंसिंग सिस्टम चला करता था पहले, वो सारे चीज़ों को एक्शन लेके किया गया, कम किया गया। सो गवर्नमेंट रिलैक्स सर्टेन कंपल्सरी नॉर्म्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर टू एक्सटेंड जॉब टू लोकल्स। ये भी हुआ। फोर्थ नंबर देखेंगे, न्यू एवेन्यूज लाइक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें खुली। न्यू डोर्स ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज खुली, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। ठीक है, सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट्स वेयर इंक्रीज, लाइक प्राइवेट प्लेयर्स वेयर आस्क्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड पीएफ कवर। तो ये बातें जो पॉजिटिव निकल के आई, पॉजिटिव निकल के। अब कुछ नेगेटिव भी निकल के आई। नेगेटिव में क्या हुआ भैया? ग्लोबलाइजेशन ब्रॉड टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, देयर बाई ब्रॉड थ्रेट टू जॉब। क्योंकि जो फिजिकल जॉब हुआ करता था पहले, फिजिकल जॉब, नाउ अब वो डिजिटल होता जा रहा है। अब आज की डेट में तो और डिजिटल हो गया है, जैसे कि एआई का यूज होना, तो बहुत सारा जो है जॉब डायनेमिक्स चेंज होगा। तो इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन आया, देयर बाई जो थ्रेट है जॉब सिक्योरिटी पे वो आ गया। Local artifacts traders succumbed in front of giant global players by facing competition। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है भारत में आके काम करने लग गई, तो हमारे जो लोकल जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दे कुड नॉट मैच द कंपटीशन विद देम बिकॉज दे आर द कैपिटली रिच कंपनीज, लार्ज प्लेयर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ है, तो वी कुड नॉट मैच दैट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन प्राइवेट फर्म्स ऑफन ट्राई टू एक्सप्लॉइट लेबर्स to gain hef, uh, hefty projects, टाइफ्टी। ओके, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लेबर का। विद ग्लोबलाइजेशन इंडिया आल्सो सफर्ड विद द ग्लोबल शॉक्स लाइक 2008 क्राइसिस, बट इंडिया सस्टेन किया इसको, थैंक यू टू द आरबीआई रोल। कोविड 19 का क्राइसिस एक अलग एग्जांपल। ये सभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा शॉक भारत पे पड़ता हुआ दिखा। ठीक है, कई बार आप देखते हो ना कि जो है स्टॉक मार्केट ग्लोबलाइजेशन की वजह से एवरीथिंग इज लिंक टू होल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो भारत का जो है स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, भारतीय इकोनॉमी गिरने लगती है, रिसेशन आता है, तमाम चीज़ होती है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। ठीक है, द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 and automation even more dangerous to present formal sectors job, since workers with current skill will be rendered obsolete unless they undergo skill orientation। अच्छा, इसमें होता है जब आप क्या होता है ना कि आप ग्लोबलाइजेशन में है, तो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां, टेक्नोलॉजी से रिच कंपनियां आएंगी, तो पहले के जो लोग ट्रेडिशनली कंप्यूटर का, मान लो कोई पहले एक समय था जब लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता था, वो लोग जो सीखता था उसका बहुत अच्छा खासा वो अर्न करता था। ठीक है, उसका जॉब जो होता था तो उसमें सैलरी बहुत अच्छी मोटी मिलती थी। अब वो सब काम एआई करने लग गया। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आप लेके आओगे, ऑटोमेशन करोगे, तो आप बंदों का स्किल सेट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और सबका इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो
एक कह सकते हैं कि जॉब लॉस भी इससे होगा। बट ठीक है, आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया आर cornerstone schemes to deal with such issues and to fulfill the aspirations of young and working population of India। ठीक बात है। तो ये होगा, मतलब दिक्कतें भी आएंगी, सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा साथ साथ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे एंड आना चाहिए, एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। मतलब कि आप जो स्ट्रेटजी इंक्लूसिव ग्रोथ की होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की स्ट्रेटजी पहले आप डिफाइन करेंगे कि वो स्ट्रेटजी क्या होती है, और फिर वो कैसे जो है मीट करेगी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। ठीक है, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर की बात की जा रही है, तो इसको लिंक करके बताएंगे। क्वेश्चन समझ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन का नेचर आप मतलब अगर नहीं समझेंगे ना तो आप आंसर अंड भंड लिख के आ जाएंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या डिमांड मांग रहा है, वही उसी पे काम कीजिए। सबसे पहले हम जो उस स्ट्रेटजी है इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी को, उसको डिफाइन करेंगे, एंड उसका उसको कैसे जो है वो मीट करेगा इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को टुगेदर, उसको आंसर करना है। ठीक है, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी देखो यहाँ पे लिखा गया है, इज मोर और लेस सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीयन अंत्योदय, दैट इज ग्रोथ ऑफ द लास्ट मैन इन द क्यू। वेरी गुड, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है ये बुक में। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी इज मोर और लेस सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीयन अंत्योदय। गांधीयन अंत्योदय क्या है? दैट इज ग्रोथ ऑफ लास्ट मैन इन द क्यू। एज पर यूएनडीपी, एज पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ refers to the process of the outcome where refers to the process where all groups of people have participated in growth and have benefited equitably from it। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि आपका देश ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे देखोगे तो देखोगे कि देश तो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, ग्रोथ खूब है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, वो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब जो इकोनॉमिक फायदा हो रहा है देश को, वो फायदा वीकर सेक्शन को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी सोसाइटी अभी भी काफी पीछे है, जिनको बेसिक फैसिलिटी लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो क्या वो इक्विटेबल ग्रोथ कहलाएगा? नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी कहलाएगा जब गेन है, ग्रोथ है देश में, और वो ग्रोथ जो है वो परकोलेट कर रहा है और सब तक पहुंच रहा है। सो एज पर यूएनडीपी, इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस of the outcome where process and outcome होगा where all groups of people have participated in growth and have benefited equitably from it। okay, it also entails comprehensive growth, shared growth कह सकते हैं, pro poor growth and long term basis पे इसको कहा जा सकता है कि ऐसा ग्रोथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम बताना शुरू कर दिए कि कैसे जो है ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी है ये कैसे इंटेंड करती है ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा कह सकते हैं कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिवनेस दोनों को मिला के ग्रोथ करके दिखा दे, वो बात हम देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल स्कीम लाइक पीएम जनधन योजना, खाता तो नहीं, जनधन योजना कह सकते हैं, मेरा खाता मेरा भाग्य, ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता, सॉरी, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एक्सक्लूडेड इंडियंस टू फॉर्मल बैंकिंग। ऐसा माना जाता था जब तक ये योजना नहीं आई थी। इस योजना ने तो 40+ करोड़ लोगों को जोड़ा ही है, जनधन अकाउंट खुले हैं। एंड ऐसा माना जाता था कि भाई अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक जो है बैंक अकाउंट नहीं है। अब बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो आप पैसा कमा रहे हो तो आप पैसा जो है कहीं भी रख रहे हो, उस पर जो पैसा आपका, एक तो लॉस आपको हो रहा है कि भाई आप जो है बैंक में पैसा रखते हैं तो सेविंग करते हैं आप, ठीक है, बार बार विड्रॉ करने से पहले भी सोचता है आदमी, सोचता है कि खाते में इतना पैसा है और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ। दूसरा, वो जो फॉर्मल इनफॉर्मल मनी था आपके मतलब सिरहानी के नीचे आपके घर में पड़ा हुआ था, पेटी में पड़ा हुआ था, अब जो है वो इकोनॉमी का पार्ट है, बैंक में है तो इकोनॉमी का पार्ट है ना।
तो दो डबल बेनिफिट हुआ ना। और साथ में ये जब खाते खुले तो डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, जैम ट्रिनिटी ला के जनधन आधार और मोबाइल को लिंक करके आप जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट अब बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो फायदे ही फायदे। सो स्कीम लाइक पीएम जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एक्सक्लूडेड इंडियंस टू फॉर्मल बैंकिंग। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। नाउ मोर देन 40 करोड़ जनधन अकाउंट्स गेट फैसिलिटी ऑफ डीबीटी स्कॉलरशिप, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। एक्सचेकर पेमेंट्स, लोन्स भी वो ले सकते हैं, लाइक स्वानिधि प्रोग्राम। ठीक है, स्वानिधि प्रोग्राम कि आप मान लीजिए कि आप कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, 10,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए, स्वानिधि प्रोग्राम में मान लीजिए 10,000 रुपये आपको चाहिए, मिल जाता है उससे। तो वेजेस ऑफ मनरेगा आपका उसी में आता है, किसान सम्मान निधि का पैसा उसी में आता है, एक्सेट्रा। ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इंक्रीजेज इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी टुगेदर इसने बढ़ाया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हुआ कि कैसे इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी साथ में आएगी। Other example is environmental impact assessment in various projects not only fulfilled the public interest but also saved the environment which reflect objects of sustainable growth. Inclusive growth का मतलब ये भी है कि आप environment को, जब आप growth में जब आप environment को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उतना ही एक्सप्लॉइट कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके कुछ। मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आता है, और कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मान लीजिए कि इतने जंगल काटने हैं, ये करना है, ये फैक्ट्री लगनी है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। इसमें अगर असेसमेंट में बहुत ज़्यादा डैमेज दिख रहा है तो कई बार प्रोजेक्ट तक को स्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए अभी प्रावधान है कि एक जगह जंगल काटेंगे तो दूसरी जगह लगा के दीजिए, कंपनी को ही टास्क दिया जाता है। So other example is environmental impact assessment in various projects not only fulfill the public interest but also saved environment which reflects objects of sustainable growth। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। एक तो हमने देखा कि वो जैम ट्रिनिटी और मनरेगा का पैसा है, सब कुछ आपका अकाउंट में आ रहा है, डीबीटी फैसिलिटी हो रही है, स्वानिधि योजना का भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो एक सस्टेनेबल वे है क्योंकि सस्टेन कर रहा है ना सोसाइटी को, उस चीज से फायदा है ना, इंक्लूसिव भी है, लोगों तक पैसा पहुंच रहा है और उससे जो है लोग और इम्प्रूव करेंगे, सस्टेन करेंगे अपने लाइफ को, अपने उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन आसान नहीं था, इसको बहुत अच्छे से इसमें आंसर किया गया है। तो ऐसे ही आपको बना बना के ऐसे क्वेश्चन में कई बार ना फॉर्मुलेशन में टाइम लग जाता है आपका। ठीक है, खैर, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट आर फोर मेन पिलर्स। ठीक है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट आर फोर मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट के चार पिलर क्या होते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट अगर कहते हैं तो चार पिलर पे डिपेंडेंट है ये। नंबर वन, इक्विटी, कि भाई सबका ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है कल जाके बंद हो जाए। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी राइज कर रही है, एम्पावरमेंट हो रहा है लोगों का। So these are the four main pillars of human development, and the strategy of inclusive growth calls for providing equality of opportunity and empowering people via education and skill development। ठीक है, सबका इसमें किया जाएगा। thus कह सकते हैं कि inclusive growth goes through corridors of sustainable development goals and ensure multifaceted growth development of all, जिसे हम सर्वोदया भी कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। ओके, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। एक तो बताना है कि एसडीजी 2030 क्या है, फिर पूछ रहा है कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। बहुत स्ट्रेट सिंपल सवाल है। अगर आपको एसडीजी नहीं पता है तो मेंस देने मत जाओ अगर ये भी नहीं पता है तो ये तो आएगा ही आएगा, बहुत फेमस और इसका यूटिलाइजेशन हर जगह है। बट बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों को 17 जो गोल है इनको नहीं याद होगा। 169 जो सब टारगेट है, ये नहीं पता होगा कि कितने सब टारगेट है, ये पता होना चाहिए। 17 के 17 गोल आपके जुबान पे होने चाहिए। एसडीजी 1 क्या है, पोवर्टी खत्म करना। एसडीजी 2 क्या है, हंगर खत्म करना। इस तरीके से आपको सारी चीजें, मैं मानता हूँ कि एक बार से ही सारे 17 के 17 सबको नहीं याद रहेंगे, कई बार भूल भी जाता है आदमी, बट एटलीस्ट आप इम्पोर्टेंट वाले लाइफ बिलो, अर्थ,
लाइफ इन ओशियन, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो कहता है कि एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में। एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015 एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड, यहाँ पे देखेंगे poverty, of course, poverty, protect planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, these are 17 goals covering 169 sub targets and covers almost all nooks and corners of development in real sense। ठीक है, these are 17 goals covering 169 sub targets and covers almost all nooks and corners of development in real sense। It came after the closure of Millennium Development Goal, जो कि 2015 में लाया गया था। इसमें सस्टेनेबिलिटी शामिल नहीं था, एमडीएम में सस्टेनेबिलिटी शामिल नहीं था। तो एक नया विजन लाया गया, कलेक्टिव एफर्ट्स एंड इंक्लूसिव एक्शंस एट द हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अ प्रॉमिस टू लीव नो वन बिहाइंड एंड टू रीच द फर्देस्ट बिहाइंड फर्स्ट। ठीक है, ओके, मतलब सबसे पिछड़ा भी हो तो वो भी फर्स्ट के पीछे ही हो इस तरीके से। तो सो इट केम आफ्टर द क्लोजर ऑफ एमडीएम, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी सॉरी, 2015 में खत्म होता है। विद न्यू विजन, कलेक्टिव एफर्ट्स एंड इंक्लूसिव एक्शंस एट द हार्ट ऑफ एसडीजी इज a promise to leave no one behind and to reach the furthest behind first। अब ये जो 17 के 17 है उनको मेंशन कर दो जैसे कि, और उसमें फिर थोड़े इंपॉर्टेंट वाले को एक्सप्लेन कर दो। सबको तो करोगे तो इतना स्पेस ही नहीं बचेगा, इतना वर्ड ही नहीं बचेगा। तो एसडीजी नंबर 1 जो है वो नो पॉवर्टी है, दैट इज लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर। ठीक है, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। देखो ये कितनी बेसिक चीजें हैं, शुरुआत से बेसिक ही चलेगा। फिर आएगा पांचवा जेंडर इन इक्वालिटी, क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया, अब आप ग्लोबली भी देखोगे तो जेंडर इनइक्वालिटी है, वो एक प्रॉब्लम है बड़ा। तो 5वें नंबर पे जेंडर इक्वालिटी। छठे पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वें पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, बिल्कुल। 8th नंबर पे डिसेंट वर्क इकोसिस्टम ग्रोथ। ठीक है, तो पहले पे नो पॉवर्टी, नो वन बिहाइंड। दूसरे पे जीरो हंगर। तीसरे पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन। 5वें पे जेंडर इक्वालिटी। छठे पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वें पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वें पे डिसेंट वर्क इकोसिस्टम। 9वें पे आ जाएगा, 9वें पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वें पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये इनकम इनइक्वालिटीज की बात की जा रही है, सोसाइटल इनइक्वालिटीज की बात की जा रही है। 11वें पे आएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वें पे आएगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन। 13वें पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हर जगह साइट करना पड़ेगा आपको, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। एसडीजी 14 जहाँ भी लाइफ बिलो वाटर आ जाए, मतलब ओशियन वगैरह सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। फिर 15 नंबर पर लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फ्लोरा एंड फौना आ जाएगा। एंड कितना हो गया, 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15, 16वें पे एक छूट, हाँ 16वां। ठीक है, 16वां पे कितना है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एक कोई छूट रहा है, कौन सा छूट गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई छूट रहा है। खैर इस तरीके से आपको दिखाना है। तो एसडीजी टोटल 17 गोल्स हैं, देखो 17 गोल्स हैं और 169 सब टारगेट्स हैं। सो अब इसमें थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनको मेंशन कर दो और आंसर कंक्लूड कर दो। सो कह रहा है कि एसडीजी 13 कॉल्स फॉर क्लाइमेट एक्शंस टू सेव अर्थ, नेट न्यूट्रलिटी टारगेट्स, जिसमें कार्बन नेट न्यूट्रलिटी की बात की जाए, 2000 हर देश अपना अपना टारगेट, भारत का 2070 तक नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो कार्बन का टारगेट है, ऑफ डिफरेंट नेशंस आर एसोसिएटेड विथ इट। एसडीजी 13
calls for climate actions to save earth. Net neutrality targets of different nations are associated with it. SDG 10 जो है, it calls for reducing inequalities in all forms, thereby ensure equity then equality. ठीक है. एंड जेंडर पैरिटी है भाई 5वें नंबर पे, है ना. जीरो हंगर है दूसरे नंबर पे, नो हंगर दूसरे नंबर पे, जीरो हंगर है, पहले पे तो पोवर्टी है. फिर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीस, जस्टिस, इसेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल टू इज एट द कोर टू एसडीजी टारगेट्स. All developed and developing countries are proactive. They are proactive to achieve these goals and Indian targets of SDG are directly associated with it. ठीक है. नेशनली डिटरमाइंड टारगेट भी बोलते हैं इसको. ठीक है. भारत एसडीजी के टारगेट को अपना टारगेट बना के बता चुका है कि मैं ये करूँगा. ठीक है. चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, स्टेट इट्स यूजफुलनेस. कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंपल कह देते रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, समझ लो इसको. ठीक है. और इसमें फिर गवर्नमेंट के प्रयास, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इसके इंटेंडेड बेनिफिट्स, है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा. चलो, तो यहाँ पे कहता है कि टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है. टेक्नोलॉजी मिशन जो एग्रीकल्चर में है क्या एम करता है? इट एम्स एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन मेजर्स. ठीक है, बिल्कुल सही है भाई. टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन मेजर्स, enhancing agricultural productivity, doubling farmers' incomes and making agriculture as profitable venture. टेक्नोलॉजी मिशन से क्या करना चाहते हो? टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. टेक्नोलॉजी लेके यूज करोगे तो सॉइल टेस्टिंग करोगे, उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स डालोगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे. थ्रू क्लाइमेट, एक तो मैं ये एक एग्जाम्पल दिया, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन मेजर्स, enhancing agricultural productivity, doubling farmer incomes and making agriculture as a profitable ventures. ठीक है. एग्रीकल्चर को माना जाता है कि इसमें बहुत प्रॉफिट नहीं होता है और सब्जेक्ट टू डिजास्टर है, क्लाइमेट है, वेदर है, रेन है, मानसून है, तमाम. सो इट विल अचीव व्हाट, ये मिशन जो है टेक्नोलॉजी मिशन क्या अचीव करेगा? एक तो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी जो है एग्रीकल्चर में बनी रहे. प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इन एग्रीकल्चर, हाइब्रिड सीड्स एंड क्लाइमेट एडॉप्शन. टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं? हाइब्रिड सीड्स लेके आते हैं, जैसे HYV, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. ठीक है. सीड्स आर लाइक, यू नो, सीड्स आर लाइक ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ कम्युनिटी. मैं बार बार कहता हूँ कि सीड्स मतलब सीड से ही, एक सीड से आप प्लांट होता है, उससे फिर 10 सीड और होते हैं, है ना. फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स. ठीक है. फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. ये भी होगा टेक्नोलॉजी से. फूड प्रोसेसिंग में क्या करोगे आप टेक्नोलॉजी का यूज? आप जो उसमें टेक्नोलॉजी के तहत आप, जैसे टेक्नोलॉजी एक कोल्ड स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी है भाई, फूड प्रिजर्वेशन का काम करती है. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आप डालते हैं तो वो जो है लंबे समय तक फूड को आप प्रोसेस करके यूज कर सकते हैं. फूड प्रिजर्वेशन की बात कर दी मैंने, कोल्ड स्टोरेज. फूड प्रोसेसिंग से आप जैसे गेहूं से आपने आटा निकाल, आटा से ब्रेड बना दिया. ठीक है. थोड़ा लंबे समय तक यूज कर पाओगे. ठीक है. प्रोसेस्ड फूड लंबे समय तक चलता है. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है. ठीक है. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, है ना, एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ जाएगा. खासकर जो ऐसे फल फ्रूट हैं जो ख़राब हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर, उनके लिए तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टोरेज से लेकर हर चीज़. पेस्ट कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट. ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई. इफ़िशिएंट एग्रीकल्चर मेथड्स एंड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन इसमें यूज कर लो, स्प्रिंकलिंग यूज कर लो. ठीक है. तो इफ़िशिएंट एग्रीकल्चरल मेथड एंड इरिगेशन किया जा सकता है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक मैकेनाइजेशन, mechanization of weather forecast, remote sensing, drone mapping, infrastructures like low cost storage developing agricultural export zones. तो ये सब इंटेंडेड फायदे हैं. फ्यू इनिशिएटिव्स अंडर इट जो सरकार ने लाए हैं वो भी देखना जरूरी है भाई. अगर आपको आंसर को बहुत कंक्लूसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट के
इस फील्ड में बताने पड़ेंगे। सो फ्यू इनिशिएटिव अंडर इट आर: नंबर वन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट. National Mission on Agricultural Extension and Technology. It is to basically restructure and strengthen agricultural extension to enable delivery of appropriate technology and improved agronomic practices to farmers. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत जैसे किसान टीवी है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस है वो, ठीक है, किसानों को पता चलता है, वहाँ पे देखते हैं कि भाई हाँ ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है. मोबाइल सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट. डीटीएच, डायरेक्ट टू होम रेडियो ब्रॉडकास्ट, कि भाई फार्मर्स को पता चले, फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड एरिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, जूट, ऑयल सीड, कोकोनट, पल्स, मेज टू गेट ओवरऑल ग्रोथ. ठीक है, ये भी है, एरिया स्पेसिफिक भी कर दिया गवर्नमेंट ने. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड एरिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मिशन लाइक कॉटन पे, जूट पे, ऑयल सीड पे, कोकोनट, पल्सेस, मेज वगैरह पे. अब क्या जो है इस एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या यूजफुलनेस है टेक्नोलॉजी मिशन का, वो देख लेंगे. रिड्यूस करेगा लेबोरियस वर्क को, बहुत सारा काम जो है ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे पेस्टिसाइड का छिड़काव ड्रोन से किया जा सकता है. ठीक है. और मैकेनाइज्ड जो जैसे ट्रैक्टर ला दिए, हार्वेस्टर ला दिए, हनी सीडर ला दिए, तो वो लेबर को कम करेगा. हाइब्रिड वैरायटी सीड जो है दे आर मोर रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज है उसमें. एम्पावर्ड फार्मर्स, वाटर कंजर्वेशन विथ माइक्रो इरिगेशन, जिसमें ड्रिप इरिगेशन आ जाएगा, स्प्रिंकलिंग आ जाएगा. प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, इसके लिए मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड है. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनेगा अच्छा अच्छे तरीके से, न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, मॉडर्न जो फेस आज के डेट में है. It will provide impetus in achieving 2008 target national mission on sustainable agriculture. ठीक है. And providing more avenues to farmers to realize growth and empowerment. चलिए तो छठा सवाल देखते हैं. छठा सवाल क्या कहता है? कहता है कि what are constraints in development of infrastructure projects in उत्तर प्रदेश. ठीक है. उत्तर प्रदेश. एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कॉन्स्टेंट्स. सिंपल सा सवाल है, कॉन्स्टेंट्स पूछा है, दिक्कतें पूछ रहा है कि डेवलपमेंट जो करी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उसमें क्या दिक्कतें हैं, और उसको हटाने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं. ठीक है. चलिए आंसर देखते हैं. तो आंसर में देखेंगे, कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर कोर टू रियलाइज ग्रोथ. बिल्कुल सही है भाई. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल आपको ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा जो आखिरी हमारा प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसमें बोला गया था कि 1 ट्रिलियन डॉलर का 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में. और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही बाकी सारी चीज़ें ग्रो करती हैं. अगर आपके पास सड़कें नहीं है, लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या आप ग्रोथ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर कोर टू रियलाइज ग्रोथ. विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ रियलाइजेशन गेट अंडर एस्टिमेटेड. बिल्कुल सही है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि मतलब ग्रोथ के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ रियलाइजेशन गेट अंडर एस्टिमेटेड. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही बोला कि मान लीजिए आपके पास कोल है, ठीक है, कोल है, खूब है, और आपके पास पावर जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कंपनी नहीं, पैसा नहीं है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं अगर बना सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रिड्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो कोल को यूटिलाइज कैसे करोगे? ऐसे ही. ठीक है. एक तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया. इन आवर स्टेट यूपी हैविंग मोर देन 21 करोड़ पॉपुलेशन रिक्वायर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें हो सकती हैं, 24/7 पाइप्ड वाटर मिले, एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो. सो इन आवर स्टेट उत्तर प्रदेश वैसे भी रूरल पॉपुलेशन बहुत है. सो यूपी हैविंग मोर देन 21 करोड़ पॉपुलेशन रिक्वायर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमी, डिग्निफाइड लाइफ टू सिटीजन्स, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्पावरमेंट. सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, सबके लिए चाहिए। नाउ वी विल कवर द एस्पेक्ट की जो पूछा था ना, कॉन्स्टेंट क्या क्या है। तो कॉन्स्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स नंबर वन, लैक ऑफ फंड्स, पैसा की कमी, कैपिटल की कमी। सो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड मर्ज पार्टिसिप मिएगर, सॉरी मर्ज नहीं, मिएगर होना चाहिए यहाँ पे, मिएगर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कॉम्प्लिकेट द इशू। इसीलिए कहा जाता है कि पीपीपी मॉडल लेके आइए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जैसे हाईवे में स्पेशली बोला गया था, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाला सिस्टम, है ना। इसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम और कई सारे सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जहाँ पे प्राइवेट का जो पैसा है पुल करके यहाँ गवर्नमेंट के साथ ऑगुमेंट किया जाए। सो लैक ऑफ फंड एक बहुत बड़ा इशू है। इनएडिक्वेसी ऑफ फंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड मीएगर पार्टिसिपेशन ऑफ private sector further complicate this issue. Second is legal issues. Issues get aroused होगा इन एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड जो एक्विजिशन सिस्टम 2016 में एक एक्ट आया था, उसमें थोड़ा सा आसान किया गया था, बट वो भी मतलब काफ़ी मुश्किल है, डिले होता है और कई बार लिटिगेशंस हो जाते हैं। सो लीगल इश्यूज गेट aroused in acquisition of land from public. For example, highway projects requires resettlement of public and this leads to litigation and protest. जहाँ आप हाईवे बना रहे हो तो वहाँ जनता की जमीन आ जाती है। अब जनता की जमीन आती है तो जनता को रीसेटल करना, उसके जमीन के बदले अलग जमीन देना, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस है। फिर कई बार सरकार जो है पैसा देती है उसके लिए, बट कई बार प्रोटेस्ट हो जाता है, तो लीगल इश्यूज आते हैं। रोल ऑफ मिडिल मैन एंड माफियाज भी बहुत है भाई, रोल ऑफ मिडिल मैन एंड माफियाज। दिस लीड्स टू इन्फ्लेशंस एंड ब्लैक मार्केटिंग थ्रू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम। हाँ ठीक है, होता क्या ना, बहुत सारे माफिया हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का, तो वहाँ माफिया आ जाता है और धमका डरा के जो है खुद ही ले लेता है। सो रोल ऑफ मिडिलमैन एंड माफिया लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, ले रही है सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश खार का पुअर पर कैपिटा इनकम है उत्तर प्रदेश में एंड डीस्टेबलाइजिंग ऑफ इकोनॉमी बाई शॉक्स ऑफ कोविड-19। बहुत सारे जो यूपी बिहार के भैया लोग थे, बाहर गए थे, वापस आना पड़ा था उनको। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन पुट्स हॉल्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि कांटेक्ट नहीं रखना था, बहुत सारी दिक्कतें थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट क्लियरेंस इशू, एग्जांपल के तौर पर डिलेड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी एक इशू आ जाता है कई बार, और आना भी चाहिए। ये तो चलो ठीक है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब भी तो नहीं करना है, तो वो एक इशू आता है, डेफिनेटली आता है। छठा नंबर देखेंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और ईस्ट उत्तर प्रदेश कम डेवलप्ड है, जो कि बिहार से सटा हुआ है। सो वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न यूपी का हमेशा टसल चलता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नाउ टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू स्पीड अप ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कुछ जो है इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट के देख लेते हैं, जैसे कि ओके, नंबर वन देखेंगे यूपी मातृभूमि योजना, जिसमें 50-50 का रेशियो जो है 50-50 टू इंक्लूड इन्वेस्टर्स। ठीक है, मातृभूमि योजना 50 उसमें गवर्नमेंट का रहेगा, 50 जो है इन्वेस्टर का रहेगा, 50-50 रेशियो, यूपी मातृभूमि योजना। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन हाईवे डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में। ठीक है, यूपी टू हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एंड रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान के तहत, उड़े देश काम नागरिक बोलते हैं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड इन्वेस्टर समिट्स, ये भी चलता रहता है। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाया जाता है, इन्वेस्टर्स का समिट कराया जाता है। प्रोविजन ऑफ लैंड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएशन ऑफ फंड्स ऑफ फंड बनाना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज क्लोज कोऑपरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस कॉरिडोर एंड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये सब भी जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के हैं।
रिसेंटली यूपी जो है सेकंड रैंक आया था यूपी का इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, एंड गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू डेवलप सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स along with the maintenance of ecological balance। तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। 7वां नंबर सवाल देख लेंगे। यूपी हैज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है यूपी देता है देश में। इवेलुएट कीजिए इस बात को, यूपी हैज प्रोमिनेंट पोजीशन। एक आपको स्टेटमेंट दे दिया, इसको इवेलुएट करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी इवेलुएट बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करके आपको बताना होगा। चलिए देखेंगे, कहता है कि यूपी हैज प्रोमिनेंट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन कंट्री। इवेलुएट करना है आपको। ओके, देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है बीइंग बैकबोन ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, क्योंकि अभी भी जो है 60% लोग जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, यूपी में 60% जॉब एग्रीकल्चर में ही है। एट प्रेजेंट यूपी इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन कंट्री, लाइक रबी क्रॉप हो गया, खरीफ, जाए तीनों में, खासकर राइस, वीट, ये सब में। और नंबर वन तो है ही राइस वीट, राइस में नहीं, वीट में, शुगर केन में, पोटैटो में। अगर राइस में पूछे तो वेस्ट बंगाल नंबर वन पे, नंबर टू पे डेफिनेटली यहाँ पे यूपी है राइस में भी। सो बहुत सारे क्रॉप्स उगाता है, और फूड प्रोडक्शन में, सीरियल में तो बहुत आगे है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि प्रोमिनेंट प्रोडक्शन है फूड क्रॉप का, वही बात आपको सप्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। दैट यूपी इज फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, शुगर केन, पोटैटो। इट्स कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज टोटल ग्रेन प्रोडक्शन वाज अबाउट 18.53% टू 2019-2020 में। पोटैटो में आगरा वगैरह वाला रीजन में खूब पोटैटो की खेती होती है। ओवरऑल देखो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन में ये एकमात्र स्टेट 18.53% कंट्रीब्यूट कर दिया था 2019-20 में। सेकंड में बात करेंगे तो यूपी इज सेकंड इन मेज प्रोडक्शन, मिलेट्स, राइस, एंड थर्ड में जो है ग्राम्स में आता है, थर्ड प्रोडक्शन ग्राम्स में। तो यूपी मतलब फर्स्ट में तो बहुत सारी चीज़ों में है ही, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। देखो यूपी इज सेकंड इन मेज, मिलेट्स, राइस, थर्ड इन ग्राम्स, लेंटिल्स, एंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ड्यूरिंग 2017-18 भी अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस भी खूब हुआ था 2017-18 में। ठीक है, 1985,000 टन हो गया था। शुगर केन जो है सबसे इम्पोर्टेंट, शुगर केन जो है यूपी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन होता है यूपी में, वेस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा होता है ये। एंड इसलिए आपको मील वगैरह शुगर केन की बहुत ज़्यादा देखने की मिलती है। Food processing industries are doing value addition to output of agri sector and thereby contributing to state economy। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यूपी में खूब है, एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग वैल्यू एडिशन टू आउटपुट ऑफ एग्री सेक्टर एंड देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स इकोनॉमी ऑल्सो। सो फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी गुड, स्कोप इसका भी अच्छा है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की देखेंगे तो स्टेट जो है यूपी का रैंक करता है फर्स्ट इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, किया था इसने, विथ 58.32 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन हुआ था, और 18.89% शेयर था कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन में। तो 20-21 में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन था, मतलब कह रहे हैं कि खूब जो है प्रोडक्शन अच्छे से होता है यहाँ पे। अब देखो ये है शुगर केन रीजन, शुगर केन का जो है मिलेट, बाजरा, sorghum और राइस प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो भी सर्कल है वो सब शुगर केन का है, और ट्राइंगल मिलेट, बाजरा, sorghum का है, और स्टार जो है राइस रीजन से आप देख सकते हैं मैप को। ठीक है, राइस रीजन कहाँ दिख रहा है, तो राइस रीजन आपको सम हाउ इधर दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ये वाला रीजन, यानी कि सम हाउ ये ईस्टर्न यूपी में दिख रहा है। और ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन ये आप कह सकते हैं कि एमपी से सटा हुआ रीजन है, ये एमपी से सटा हुआ रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाजरा, sorghum, मिलेट वगैरह, और ऊपर शुगर केन रीजन आपको वेस्टर्न यूपी में, और ऊपर तराई रीजन में कह सकते हैं शुगर केन आपको तराई और वेस्टर्न यूपी में दिख रहा है। ये पूरा रीजन जो है इसको तराई रीजन बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो नेपाल से सटा हुआ ये रीजन है, ये तराई रीजन कहलाता है। ठीक है, तराई रीजन। और ये आपका वेस्टर्न यूपी, यहाँ भी गन्ने की अच्छी खासी खेती होती है, गन्ने की। तो यूपी में खूब गन्ने की खेती होती है। ठीक है, ओके, तो यूपी जो है खेती के मामले में बहुत आगे है।
सो यहाँ पे कह सकते हैं कंक्लूजन में कि स्टेट्स 24% जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्री सेक्टर। एग्री मतलब यूपी का टोटल जीडीपी का 24% एग्रीकल्चर से आता है। एंड स्टेट ऑफ यूपी नॉट ओनली फुलफिल्स द नीड ऑफ स्टेट बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट चंक इन स्टेपल क्रॉप जो है कंट्री को ये देता है। तो बहुत अच्छा खासा इसका जो है कंट्रीब्यूशन है कंट्री लेवल पे भी। चलिए तो एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सिंपल से शब्दों में कहें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या टाइप होते हैं एंड उसमें उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या काम किया जाता है। ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है डिफाइंड एज द रेंज ऑफ एक्टिविटी डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर डिजास्टर। अब डिजास्टर तो रेंज ऑफ एक्टिविटी में होगा ही ना, जैसे कि अर्थक्वेक भी एक डिजास्टर है, फ्लड एक डिजास्टर है, लैंडस्लाइड एक डिजास्टर है एंड तमाम। ठीक है, सुनामी एक डिजास्टर है, साइक्लोन एक डिजास्टर है। तो इतने सारे तो डिजास्टर्स हो सकते हैं ना, खूब हो सकते हैं भाई। So disaster management defined as the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situations to provide a framework for helping person at risk to avoid or recover from the impact of the disaster। ठीक है, सिंपल है भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू मेंटेन कंट्रोल ओवर डिजास्टर एंड इमरजेंसी सिचुएशंस to provide a framework for helping person at risk to avoid or recover from impact of disaster। ठीक है, ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। फिर से बता देता हूँ that disaster management defined as the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situations to provide a framework for helping a person at risk to avoid or recover from impact of disaster। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं। तो देखो, डिजास्टर से पहले भी कुछ एक्टिविटीज की जा सकती है, प्री डिजास्टर रखेंगे और पोस्ट डिजास्टर हो सकता है। तो प्री डिजास्टर में क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन कर सकते हैं, मिटिगेशन कर सकते हैं, प्रिपेयरनेस कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं डिजास्टर का, मिटिगेशन कर सकते हैं एंड प्रिपेयरनेस कर सकते हैं प्री डिजास्टर में। पोस्ट डिजास्टर में आ गए जब हम, तो एंड पोस्ट डिजास्टर में रिस्पॉन्स होगा आपका। ठीक है, रिहैबिलिटेशन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकवरी होगी एंड उसके आउटकम देखे जाएंगे, लर्निंग आउटकम जो होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट डिजास्टर में क्या होगा, रिस्पॉन्स आपका देखा जाएगा, रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी आपने जनता के लिए क्या क्या करी, रिकंस्ट्रक्शन का काम क्या क्या हुआ एंड रिकवरी, लर्निंग, ये सब देखी जाएंगे। ठीक है, सो इट डील्स विद द सिचुएशन दैट अकर प्रायर टू, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर। ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या काम है, प्रायर, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर में आपकी एक्टिविटी। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स। ठीक है, व्हाट इट डू, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स। ठीक है, आपका इट डील्स विद द सिचुएशन दैट अकर प्रायर टू और ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स, ये सब करेंगे आप। सो यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि Indian government after Bhopal gas tragedy in 1984 and tsunami in 2004 changed its strategy। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, okay, in 1984 and tsunami in 2004 changed its strategy from protective, curative to preventive measures to mitigate effects of disaster occurrence and enacted disaster management act 2005। ठीक बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, ठीक है, एंड सुनामी जो आया था 2004 में, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। ठीक है, चेंज इट्स स्ट्रेटजी फ्रॉम
प्रोटेक्टिव क्यूरेटिव से हटा के प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आए ताकि मिटिगेट किया जा सके इफेक्ट ऑफ डिजास्टर अकरेंस एंड इनेक्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। अब हम देख लेंगे प्री डिजास्टर फेज एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। ठीक है, प्री डिजास्टर फेज एक्टिविटीज क्या क्या होंगी? इट इंक्लूड्स रिस्क मैनेजमेंट होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट होगा, वल्नरेबिलिटी मैपिंग होगी, जीआई टैग से मैप किया जाएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से। प्री डिजास्टर फेज एक्टिविटीज में क्या होगा? एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कहाँ पे कौन सा जोन जो है प्रोन है डिजास्टर को, फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग, जो कि वेदर मॉनिटरिंग जो है आपको डब्ल्यूएमओ से मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये डब्ल्यूएमओ वो वाला है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बता देता है कि भाई यहाँ से तूफान आ रहा है, ये तमाम चीज़ है। प्लान्स एट ऑल लेवल, नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीनों लेवल पे प्लानिंग की जाएगी। स्टेट की अपनी एसडीआरएफ होती है, नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ होता है। मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं ऑफ वेरियस फोर्सेस, एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो होता है। फिर आता है कम्युनिटी एंड मोबिलाइजेशन की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है उनकी, भाई ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, वैसा हुआ तो वैसा करना है। इट सपोर्ट फास्टर शेयरिंग ऑफ जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन। मेडिकल प्रिपेयरनेस की जाती है, रिसोर्स मैपिंग एंड मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट की जाती है भाई, मेडिकल प्रिपेयरनेस, रिसोर्स मैपिंग एंड मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें की जाती है। मेडिकल प्रिपेयरनेस, रिसोर्स मैपिंग एंड मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट की जाती है। इसके अलावा ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर फेज में क्या होता है भाई? ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर फेज में रिलीफ एंड रेस्क्यू, लाइक इवैक्यूएशन, कम्युनिटी किचन, ये सब जो है चलता है। रिलीफ एंड रेस्क्यू में इवैक्यूएशन की जाती है, कम्युनिटी किचन। ठीक है, जब मान लो कि हो ही गया, ड्यूरिंग कह रहा है कि डिजास्टर आ ही गया है, ठीक है, तो उस समय डिजास्टर में क्या करोगे? जो लोग फंसे उनको इवैक्यूएट करो भाई, कम्युनिटी किचन खोलो, ताकि अब जो लोग अपना घर छोड़ के आए हैं, खाने पीने का उनकी व्यवस्था होना चाहिए, रहने की होनी चाहिए। टेम्पोररी रिहेबिलिटेशन, जैसे आजकल तो क्या है ना, कई जगह जो है, कई बार देखा जाता है कि स्कूल्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खाली करा के वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होते हैं खाली करा के इनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। इंटरमीडिएट मीडिएट शेल्टर दिए जाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी का काम होता है, कंपनसेशन एंड बिल्ड बैक बेटर वाला जो इनिशिएटिव है। सीडीआरआई, सीडीआरआई क्या है? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस देखी जाती है, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क कॉल्स फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसा है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सो सेंडाई जो फ्रेमवर्क है कॉल्स फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि कम्युनिटी को ही अवेयर कर दोगे ना, तो कम्युनिटी विल टेक ऑल द एक्शंस नीडेड इन द एडवर्स सिचुएशन। ओके, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंसर्जेंसी, एक्सप्लेन करना है आपको। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है उसको आपको बताना है। इंसर्जेंसी, ठीक है, इंसर्जेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, हाँ, जम्मू कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखने को मिलती है। तो इंसर्जेंसी का मतलब पूछ लिया, उसको एक्सप्लेन करने को बोल दिया। सो इंसर्जेंसी इज ए रिबेलियन अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इंसर्जेंसी? तो इंसर्जेंसी जो होता है एक तरीके का रिबेलियन एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन एथनिक कम्युनिटीज, जब एथनिक कम्युनिटी जो है फील करती है दैट दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो इंसर्जेंसी हो जाती है, इंसर्जेंसी एक्टिविटी करते हैं वो लोग। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में एक्टिविटी करेंगे, मारपीट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इंसर्जेंसी इज ए रिबेलियन अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एथनिक कम्युनिटीज फील्स that they are not properly represented. There is a sense that their interests have been neglected and this gives rise to violent movements. ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। इंसर्जेंसी क्या है? इट इज़ अ रिवेलियन अगेंस्ट the political organization when ethnic communities feels that they are not properly represented.
there is a sense that their interests have been neglected, and this gives rise to the violent movement. Okay. In India की बात करें, in India नॉर्थ ईस्ट एरिया इज फेसिंग इशू ऑफ इंसर्जेंसी. ठीक है, भारत में नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है फेसिंग इशू ऑफ इंसर्जेंसी. वेरियस इथनिक ग्रुप्स डिमांड सेपरेट स्टेट एंड डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप. तो इंसर्जेंसी होती है भाई ऐसे ऐसे करके. अब जैसे ग्रेटर नागालैंड का डिमांड. ठीक है. So in India, northeast area is facing issue of insurgency, and various ethnic groups demand separate state and does not believe in existing democratic setup. Few insurgent groups include, देखो अब कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो देख लो. नागा नेशनल काउंसिल जो है हेडेड बाय एजेड फीजो. ठीक है. नागा नेशनल काउंसिल एक इंसर्जेंट ग्रुप है. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड फॉर सेपरेट डिमांड ऑफ नागा स्टेट. ग्रेटर नागालैंड की जो बात की जाती है ये भी एक इंसर्जेंट पॉलिटिक ग्रुप है. ठीक है. नागा नेशनल काउंसिल हेडेड बाय एजेड फीजो. इसके अलावा नेशनल काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा लैंड फॉर सेपरेट डिमांड ऑफ नागा स्टेट. मीजो नेशनल फ्रंट मिजोरम के लिए है भाई. डिमांडेड इंडिपेंडेंस फॉर मिजोरम इन 1966 एंड बनवा ही लिया इन्होंने मीजो नेशनल फ्रंट. और आज भी पॉलिटिकल बॉडी के तौर पे काम करती है मीजो नेशनल फ्रंट. डिमांडेड इंडिपेंडेंस फॉर मिजोरम इन 1966. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उल्फा जिसे कहते हैं, अल्फा उल्फा दोनों चलता है वहाँ पे. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. बोडो लिबरेशन टाइगर्स. ठीक है. इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. इतनी सारी जो है इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, बोडो लिबरेशन टाइगर्स. ठीक है. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बोडो लिबरेशन टाइगर्स, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. ये सब जो है इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं. अब रीजन्स क्या है उनके इमरजेंस के. रीजन्स ऑफ देयर इमरजेंस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. रीजन्स ऑफ देयर इमरजेंस देखना जरूरी है. नंबर वन, डिससेटिस्फेक्शन विथ प्रेजेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट. उस एरिया में उनको लग रहा है कि वी आर एलिनिएटेड, वी आर नॉट गेटिंग द ड्यू डेवलपमेंट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो वो एक डिससेटिस्फाई हो जाते हैं. डिससेटिस्फेक्शन विथ प्रेजेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट. रीजनल इशूज, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे. एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, चलता रहता है. तो रीजनल इशूज है, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होता है. फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, feeling of alienation and otherness due to gap at national level and subsequent racial differences भी हैं वहाँ पे. ठीक है. ये सारी दिक्कतें. इसके अलावा मिलिटेंट्स जो हैं इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स वॉइस्ड जेन्युइन ग्रीवांसेस ऑफ पीपल सच एज पुअर गवर्नेंस, एलिविएशन एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड एपैथेटिक एटीट्यूड फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये सारे कारण हैं इसके इमरजेंस के. ठीक है. मिलिटेंट्स ने भाई फॉर्मेटिव ईयर जब ये बने थे ऐसे ग्रुप्स जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है ना, एंड उल्फा, इस तरीके के. तो उन्होंने जो मिलिटेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ग्रीवांसेस को आगे रखा था पीपल के, तो ये बन गए. ठीक है. सॉल्यूशन क्या है भाई. सॉल्यूशन से पहले इफेक्ट देख लेंगे. ठीक है. तीन चार डायनेमिक्स में तोड़ा इसको. इफेक्ट क्या क्या है भाई. इंसर्जेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी है भाई. कभी भी ये क्या है, आर्म्स उठा लेते हैं, इंसर्जेंसी है. थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है इंसर्जेंसी. एंड डीस्टेबलाइजेज नॉर्थ ईस्ट. काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं वहाँ पे. प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म स्टार्ट्स. बिल्कुल ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म स्टार्ट्स हियर. आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया जाता है. रिसेंट कंट्रोवर्सी नागालैंड में जो 2022 में हुई थी कि भाई क्यों लगा रखा है. इसमें जो है मिलिट्री ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाता है, कुछ भी कर सकता है वो. ए लार्ज चंक ऑफ फंड ऑन मिलिट्री एक्शन. ठीक है. इसके इफेक्ट होते हैं क्योंकि आपको इसको मैनेज करने के लिए मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो खूब खर्चा भी उस पर आता है. सॉल्यूशन क्या है इसका. नंबर वन, मोर इंटीग्रेशन. नॉर्थ ईस्ट जो है अभी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है मिनिस्ट्री बना दी गई. एक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के करके एक मिनिस्ट्री बना दी गई है. तो इंटीग्रेशन की बात, जैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, सड़क बनाना, रेल प्रोजेक्ट, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स,
मतलब आप कनेक्टेड करो, इंटीग्रेट करो नॉर्थ ईस्ट को ओवरऑल पूरे देश के साथ। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन ट्रू स्पिरिट होना चाहिए भाई, सॉल्यूशन वही है, तभी लोग जो है एलिनिएटेड नहीं फील करेंगे, नहीं तो फील करेंगे कि हम तो एलिनिएटेड हैं, हम उधर ज़्यादा, दिल्ली अलग है हमारे लिए अलग है ये। डिसबैंडलिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड फुलफिलिंग द जेन्युइन डिमांड ऑफ पीपल, ये भी जरूरी है। सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाना पड़ेगा, फोकस करनी पड़ेगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिविल पुलिस, लास्ट माइल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, रोबस्ट ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे। रिसेंटली बोडो अकॉर्ड जो है 2020 में साइन हुआ था, त्रिपुरा पीस अकॉर्ड 2019 में साइन हुआ था, एंड प्रोएक्टिव मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट श्योरली रिमूव्स द ग्लूमिंग पिक्चर। अभी बहुत सही है, थोड़ा सा अभी मतलब पहले से सुधार हुआ है। बोडो अकॉर्ड जो है 2020 में साइन हुआ था, त्रिपुरा पीस अकॉर्ड जो है 2019 में, एंड प्रोएक्टिव मेजर्स सरकार ले रही है लगातार। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोल ऑफ मीडिया बताना है आपको, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज करना है इसको। तो एनालाइज इवेलुएट इस सब में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखना होता है भाई। सो रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज करना है, ठीक है। सो मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आ सकता है, फेसबुक, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, ट्विटर एंड ऑल, अब तो यूट्यूब भी, दे आर वेब और मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल और एजेंसी टू कम्युनिकेट, ठीक है। मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग लाइक यू नो Facebook, microblogging sites, Twitter, they are web or mobile based platform that enables an individual or agency to communicate, ठीक है, ठीक बात है बिल्कुल। इवन मीडिया इज कंसिडर्ड, देखो तीन पिलर तो है डेमोक्रेसी में वैसे, ठीक है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके अलावा मीडिया को कंसिडर किया जाता है फोर्थ पिलर, ठीक है। सो even media is considered as the fourth pillar of democracy. They are they are facilitator of exchanging information across the world among the people too, ठीक है। कह रहा है कि इवन मीडिया इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर फैसिलिटेटर ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड अमंग द पीपल टू। इसके कुछ पॉजिटिव रोल्स एंड नेगेटिव रोल्स देख लेंगे। पॉजिटिव रोल्स में क्या आएगा सबसे पहले, तो पॉजिटिव रोल्स में सबसे पहले आएगा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बेटर गवर्नेंस। पॉजिटिव रोल में क्या आएगा, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बेटर गवर्नेंस। सेकंड आएगा इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड-19 में जो हुआ था, ठीक है। पहले तो क्या है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, और इंफॉर्मेशन इज लाइक एवरीथिंग आज की डेट में। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे कि कोविड-19 में, इट एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। इसके अलावा चैनलाइजेज द प्रॉब्लम ऑफ कॉमनर्स टू गवर्नमेंट एंड देयर बाई हेल्पिंग प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। कई लोग अपना क्रिटिसिज्म कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थ्रू इन्वेस्टिगेशन दे ब्रिंग केसेस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्सेट्रा, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी कुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया दे दिया कि भाई मीडिया एंड आप मीडिया में आप वो सोशल साइट्स भी ले लो कि भाई डिसेमिनेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का फॉर बेटर गवर्नेंस, स्टेबिलिटी लाते हैं क्राइसिस के दौरान, ठीक है, कोविड-19, सोशल एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, चैनलाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को ताकि जो है कोई वायलेंट एक्टिविटी ना हो, सरकार अगर अच्छे से एक्शन ले ले उन सब चीज़ों पे। एंड इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रूफ्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में भी काम दे देते हैं, ठीक है। थ्रू इन्वेस्टिगेशन दे ब्रिंग्स केसेस ऑफ फ्रॉड, करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, सो दैट रिस्पेक्टिव अथॉरिटी कुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं भाई इसके, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ओवर ऑथेंटिसिटी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी कोई भी डाल देता है, तो ऑथेंटिसिटी का इशू है। इन्फॉर्मेशन सही है, फॉल्स न्यूज़ है, बहुत मतलब वाइड स्प्रेड फैलता है, मूव वायलेंस भी हो जाता है, डिजास्टर लाता है, मूव वायलेंस भी हो जाता है, कई बार ऐसी ऐसी गलत सलत खबरें छप जाती हैं सोशल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कही जाती है,
येलो जर्नलिज्म कहा जाता है इसको। एक्ट्स इनअप्रोप्रिएटली समटाइम्स ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक मुंबई अटैक 2008 में। इसमें क्या हुआ था ना कि सोशल मीडिया की वजह से मीडिया, टीवी वीवी ने क्या किया ना, पूरा लाइव ऑपरेशन दिखाने लग गया। अब वो पूरी खबर जो है ना उन जो ऑपरेटर्स तक पहुंची, ऑपरेटर्स ने जो ये टेररिस्ट उनको बताना शुरू किया। तो इस तरीके से हमारा जो है इंफॉर्मेशन लीक हो गया था। एक्ट इनअप्रोप्रिएटली समटाइम्स ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक मुंबई अटैक 2008 वाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2013 में जो सेड इंफॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया इज अमंग द इमर्जिंग क्राइसिस। तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म ने बोला दिस प्लेटफॉर्म्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डेविएटिंग इशूज। तो ये सारे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट्स हैं इसके। So, in a globalized society, media becomes a lethal weapon against the enemy and popular as will. Information as an element of soft power is a strategic instrument within the context of grand strategy. There should be judicious use of media and social networking. ठीक है, गाइडलाइंस भी अच्छी खासी होनी चाहिए और है भी बहुत सारी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेक्शन बी जो है उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।